हाय। तो चलो, प्रीवियस वीडियो में हम डेटर्स और क्रेडिटर्स तक तो आ चुके थे। अभी इस वीडियो में हम आते बिल रिसेबल और बिल्स पेबल लेके। तो देखिए, यहां पे अपनी मिस स्वीटी है और यहां पे मिस्टर बॉब है। तो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा है जैसा आप सोच रहे हैं, वैसा कुछ तो ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो देखिए कि ट्रांजैक्शन लाइक दिस, Mrs. Sweetie sold goods of rupees 80,000 to Mr. Bob on 50 days credit. तो दिस इज द प्योरली क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन कौन सा है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो यहां पे ऐसा दिखता है कि स्वीटी ने गुड सोल्ड किया है बॉब को। तो वेरी लॉलीपॉप क्वेश्चन इज हु इज द सेलर? देन द सेलर इज व्हाट? स्वीटी। करेक्ट। सेलर कौन है? स्वीटी है। और स्वीटी कौन बनेगी? क्रेडिटर्स, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्वीटी कैसे क्रेडिटर बनी। कैसे? वेट। तो इन केस ऑफ बॉब बायर है और बायर ऑलवेज डेटर। अभी ऐसे क्यों? तो देखिए, स्वीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और बॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बॉब से पैसा आना है, स्वीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉब से अमाउंट रिसीवेबल है। तो इन द बुक्स ऑफ स्वीटी ये बॉब कौन दिखेगा? डेटर। और इन द बुक्स ऑफ बॉब स्वीटी कौन दिखेगी? क्रेडिटर, क्योंकि बॉब सेज दैट आई एम लाइबल टू पे हर। मतलब मुझे 80,000 रुपीज देना है आफ्टर 50 डेज टू स्वीटी। तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब बॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वीटी कौन बन गई है? क्रेडिटर बन गई है। तो यहां तक तो बात अच्छी है। डेटर क्रेडिटर कौन है वो पता चल चुका है कि डेटर बॉब है और क्रेडिटर कौन है? स्वीटी है। बट यहां पे है क्या एग्जैक्टली? तो यहां पे प्रॉब्लम ये है कि यहां पे स्वीटी का पैसा पूरा तरह ब्लॉक हो चुका है 50 डेज के लिए। स्वीटी का पैसा कितने दिन के लिए ब्लॉक हो चुका है? 50 डेज के लिए। तो ये पैसा खुलना चाहिए। जब तक ये पैसा नहीं खुलेगा तब तक स्वीटी बिजनेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास कोई एक डेटर नहीं है, बहुत सारे डेटर्स रहेंगे। तो पैसा ब्लॉक होता गया तो डिफिकल्ट सिचुएशन में आओगे। तो बेटर वे ये सॉल्व करने के लिए हमें बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल पढ़ने की जरूरत है। तो चलो, विल जंप ऑन द नेक्स्ट स्लाइड कि हाउ द बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल अराइज इन द बिजनेस। वापस मिसेस स्वीटी और मिस्टर बॉब, जो आपको नीचे दिख रहा है बॉब, साइड में दिख रहा है आपको कौन? मिस स्वीटी। तो अभी क्या कर सकता है? तो एक काम करती है, स्वीटी विल राइट डाउन द वन लव लेटर टू द बॉब। अभी आप कहोगे कि सर क्या पढ़ा रहे हो? वेट, ये लव लेटर क्या है वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि दैट लव लेटर विल कन्वर्टेड इनटू द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो कैसे? तो ये देखो, लव लेटर का एक पेज आ गया। तो यहां पे लिखेगी मिस स्वीटी, डॉन अपार्टमेंट और डॉन विलेज, पुणे 41। करेक्ट। फिर वहां पे डेट भी लिखेगी कि अज्यूम दैट कि वो ट्रांजैक्शन 1 जनवरी 2025 को हुआ था। वी आर अज्यूमिंग दैट। वहां पे डेट नहीं लिखा था बट हमने अज्यूम किया। यहां पे स्टैंप लगाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टैंप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टैंप से ये लीगलिटी मिलती है। मतलब स्टैंप रेवेन्यू स्टैंप भी कह सकते हैं उसको। रुपीज 80,000 बिल लिखा है, तो ये लिखा उसने। फिर अभी वो बॉब के लिए एग्जैक्टली लिखना क्या चाहती है? तो देखो क्या लिखना चाहती है। 50 डेज आफ्टर डेट, मतलब 50 दिन के बाद जो डेट आएगा वो। पे टू मी मीन्स स्वीटी, और माई ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 80,000 फॉर वैल्यू रिसिट। तो सिंपल सा लिखा हुआ है, 50 दिन के बाद या तो मुझे पैसा देना है या तो मेरे ऑर्डर से दूसरे किसी को पैसा देना है 80,000 रुपीज। दैट्स इट फॉर वैल्यू रिसिट, मतलब उसके लिए आपको कुछ मिला है। उसका सिग्नेचर रहेगा स्वीटी का। तो ये लेटर सेंड करना है तो टू का एड्रेस होना चाहिए। तो ये किसने ड्रॉ किया? ये लिखा किसने? तो स्वीटी ने। तो स्वीटी के यहाँ पे देखिए नीचे ड्रॉवर लिखा हुआ है। तो हु ड्रॉज दिस लव लेटर इज कॉल्ड एज व्हाट? ड्रॉवर। तो किसको लिखना है? टू बॉब, गॉड अपार्टमेंट, गॉड विलेज, पुणे 61। तो ये गॉड के पास, अभी ये बॉब के पास आ गया। बॉब ने ये सब कुछ पढ़ा, लव लेटर, और लव लेटर पढ़ने के बाद बॉब बोला ओके इट इज एक्सेप्टेड, मुझे ये एक्सेप्टेड है। तो यहाँ पे ड्रॉवी लिखते हैं, क्योंकि बेसिकली जिसके नाम पे ये लिखा जाता है उसको ड्रॉवी कहते हैं। मतलब ये जो बनाता है, ये बनाने वाली कौन है? स्वीटी। तो उसको ड्रॉवर कहेंगे। और जिसके ऊपर बना गया, मतलब जिसको ये लिखा गया है, उसको कहते हैं हम ड्रॉवी। फिर एक्सेप्टेड लिखा, बॉब कहता है कि आई एक्सेप्टेड इट। आई एक्सेप्टेड का मतलब लिखना नहीं है, उसके नीचे बॉब का क्या होना चाहिए? सिग्नेचर होना चाहिए। तो बॉब ने सिग्नेचर बना दिया, ये सब कुछ हो गया, यस और नो। तो जब भी ये सिग्नेचर होता है बॉब का, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इस कागज को बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। नाउ दिस कागज, दिस डॉक्यूमेंट इज वैलिड फॉर द 50 डेज।
50 दिन के लिए वैलिड रहेगा। तो ये कागज का एक्चुअली राइटेबल पर्सन कौन है, हकदार कौन है, कि कौन इसके ऊपर राइट बना सकता है, तो एक ही है जो बनाती है वो, मतलब स्वीटी। तो स्वीटी कहती है कि दिस इज माई बिल रिसीवेबल, और डॉन कहता है दिस इज माई बिल्स पेबल। तो अभी इससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व होगा? तो बेसिकली अपना प्रॉब्लम क्या था पता है? बेसिकली अपना प्रॉब्लम ये था कि 50 दिन का पैसा रिमूव कैसे होगा भाई। तो कुछ नहीं है, स्वीटी ये कागज लेके जा सकती है, खुद के बैंक में लेके जाती है। बता रहा हूं क्या बता रहा हूं, सोचिए। ये कागज उठा के बैंक में लेके जाना है, और बैंक में लेके जाने के बाद स्वीटी कहती कि 50 दिन के लिए मॉर्गेज रखो। खुद के बैंक में जाती है और कहती कि 50 दिन के लिए मॉर्गेज रखो और मुझे लोन दे दो। तो इस कागज पे उसको लोन मिलता है 80,000 ने सम अमाउंट कट करके इंटरेस्ट माइनस करके मिलता है। तो जो लोन मिलता है तो वो कितने दिन के लिए मिलेगा? 50 दिन के लिए। तो इस कागज में ऐसा लिखा है कि पे टू मी और माय ऑर्डर। तो ड्रॉवर या तो स्वीटी बॉब को कहेगी अभी ये कागज मेरे पास नहीं रहेगा, बैंक के पास रहेगा। 50 दिन के बाद या तो मुझे पैसे दे या तो मेरे बैंक को डायरेक्टली पैसे दे। दैट्स इट। तो क्या हो गया? स्वीटी का पैसा क्या हो गया? ओपन हो गया, मतलब स्वीटी को पैसा मिल गया। तो ये जो दिक्कत थी पैसा ब्लॉक होने की, अभी ये सॉल्व हो गई है। उसके लिए आपके बैंक में आपकी उतना क्रेडिट भी होना चाहिए कि तब जाके बैंक आपको लोन दे सकता है। अदरवाइज बैंक आपको खड़ा भी नहीं करेगा, क्योंकि आपका उसमें रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहेगा। तो की बात चल रही है। तो यहां तक तो आ चुके थे। ये था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल रिसीवेबल क्या होती है, बिल्स पेबल क्या होती है, हु इज द ड्रॉवर, ड्रॉ द बिल, एंड ऑन हुम बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड एज व्हाट? ड्रॉवी। ड्रॉवी की बिल्स पेबल होती है, ड्रॉवर की बिल रिसीवेबल होती है, और ये पूरी की पूरी एसेट बन जाती है किसकी? ड्रॉवर की, और लायबिलिटी बनती है ड्रॉवी की। करेक्ट? तो यहां तक तो हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम विल नेक्स्ट शीट पे जंप करते। वो क्या है? तो यहां पे आइए, देखिए एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? ये देखिए आपके सामने जो सारे इमेजेस है ना, उसमें जरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एक में ट्रक दिख रहा है, ट्रक बाय कर लिया। एक में एम्प्लॉयज दिख रहे हैं, उनको सैलरी दिया। बल्ब दिख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे हो गया, स्टेशनरी हो गया। तो मतलब एक्सपेंडिचर मतलब क्या? तो अमाउंट स्पेंट बाय द बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन, फॉर एनी कंसिडरेशन। स्टेशनरी बिजनेस के लिए यूज करता हूं, दैट विल बी द माय कंसिडरेशन, इसीलिए मैं आई एम इनकरिंग द अमाउंट। इलेक्ट्रिसिटी से मुझे बेनिफिट मिलता है, इसलिए मैं बेनिफिट करता, मतलब एक्सपेंडिचर इनकट करता हूं। ट्रक से मुझे ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी हो जाएगा, तो मैं ट्रक खरीद लिया। और एम्प्लॉयज नहीं रहेंगे तो मैं बिजनेस नहीं चला सकता, तो बेसिकली मुझे क्या करना है? एम्प्लॉयज को पगार देनी है। तो जब भी मैं एक्सपेंडिचर बिजनेस में करता हूं, तो क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे उससे कुछ बेनिफिट मिले, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यस और नो? तो क्या है एग्जाम्पल? बस, मतलब बस खरीदा मैंने, या तो मैंने टेम्पो खरीदा, मटेरियल खरीदा, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, सैलरी एंड वेजेस एंड द रिपेयर्स। यस। तो इतने सारे एक्सपेंडिचर है, इवन दो फर्नीचर भी खरीद लिया। बट क्या होता है ना, वैसे देखा जाए तो एक्सपेंडिचर यहां पे बाइफ्रिकेशन होने की जरूरत है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, वेजेस, इनके बेनिफिट पर्टिकुलर टाइम के लिए होते हैं। बट ट्रक हो या बस हो, ये तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए है। तो इसीलिए एक्सपेंडिचर को बाइफ्रिकेट करना जरूरी है। तो वो कैसे? तो नाउ कम टू द नेक्स्ट शीट। तो यहां पे देखिए, यहां पे पहला आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? तो ये देखिए सारे 3 इमेजेस आपको जो दिख रहे हैं, उसमें ट्रक दिख रहा है, उसमें मशीन दिख रही है, उसमें फर्नीचर दिख रहा है। दीज आर व्हाट? माय एसेट्स। तो ये देखो पहला, दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू अक्वायर द एसेट। एसेट लेने के लिए जो खर्चा करता हूं वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद आता है इट गिव्स द बेनिफिट फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड। लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बेनिफिट मिले तो ही वो मेरा क्या बनेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा। तो देखिए ना, हर चीज का मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। ये जो आपको जो दिख रही है ना, हर चीज, मतलब इसमें टेंजिबल भी आती है और इनटेंजिबल भी एसेट आएगी। इवन दो पेटेंट, पेटेंट इज ऑल्सो व्हाट? पेटेंट बनाने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है। पेटेंट मतलब क्या होता है? कोई फॉर्मूला, कोई डिजाइन, कोई कुछ भी होता है। करेक्ट? उसके लिए पहले आपको अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, मतलब खर्चा तो होगा ही। तो वो सारी जो इकट्ठा अमाउंट आएगी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन इट इज अ नॉन रिकरिंग, मतलब बार बार नहीं होता, एक ही बार होता है। एक ही बार करते हैं हम, कम से कम 5 साल में तो एक ही बार करेंगे।
फिर इट इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। यस, तो ऐसा खर्चा नहीं है कि हर बार एसेट ही क्रिएट हो, मेरे बिजनेस की इफिशिएंसी भी होनी चाहिए। इफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई मेरी मशीन है, तो अभी मैंने उसका ऐसा अच्छा सा रिपेयर किया, तो उसकी लाइफ अभी 3 साल चलने वाली थी। सपोज मैं रिपेयर नहीं करता, तो 3 साल चलती, बट अभी रिपेयर करने के बाद उसका लाइफ बढ़ गया, अभी 6 साल हो गया, 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, तो लाइफ बढ़ गया। लाइफ बढ़ गया मतलब क्या हो गया, इफिशिएंसी बढ़ गई, तो वो मेरा खर्चा बनेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। करेक्ट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, दूसरी चीज इफिशिएंसी बनती है, तीसरी चीज उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है, और इन सब के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ एसेट, पैसेज ऑफ द एसेट, और टेक्नोलॉजी कम ज्यादा हो गई तो हमें एसेट चेंज करना पड़ता है, तो उसका वैल्यू दिन ब दिन हमें क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो ये था कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ जंप ऑन द नेक्स्ट एक्सपेंडिचर। अभी देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप यहां पे देखिए, जो इमेजेस आपको दिख रहा है ना नीचे, सारी इमेजेस दिख रहे हैं, देखो ये सारी कौन से रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू ऑपरेट माय बिजनेस, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए एक्सपेंडिचर इनकर्ड, रेंट है, सैलरी है, स्टेशनरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत कुछ खर्चे जो भी बिजनेस चलाने के लिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी आता है। इट डज नॉट इंक्रीज द इफिशियंसी, इट विल हेल्प टू रन माई बिजनेस। बिजनेस की इफिशियंसी इंक्रीज नहीं होती, बट बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए। दिस एक्सपेंडिचर डज नॉट हैव नो फ्यूचर बेनिफिट, बट एक्सपेक्टेड हैविंग इमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म बेनिफिट मे बी लेस देन 1 ईयर। डेफिनेटली भाई, एम्प्लॉय को जब मैं सैलरी देता हूं तो वो सिर्फ 1 महीना ही काम करेगा, 1 महीने की इलेक्ट्रिसिटी पे करूंगा तो उतनी ही मुझे यूज करने को मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती। आगे, तो ये था आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। करेक्ट। तो आगे चलते कि जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट क्रिएट होता है, तो एसेट मतलब क्या, वो भी तो पता होना चाहिए। तो देखो एसेट, इमेज दिख रही है, इमेज में बिल्डिंग दिख रही है, ये मेरी एसेट है। क्यों, इससे बिजनेस चला सकता हूं। तो ये देखो, एसेट एज सोर्सेस, रिसोर्सेस ऑफ बिजनेस एंड फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट। बिल्डिंग के ऑफिस में, और मेरा ऑफिस हो, मेरी मशीनरी हो, मेरा कुछ भी हो, जैसे कि आई एम नाउ प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन लेक्चर्स, आई रिक्वायर द इक्विपमेंट, दीज ऑल्सो माई रिसोर्सेस, विदाउट दीज आई कैनॉट अर्न द इनकम। अंडरस्टूड। तो एसेट इज माई रिसोर्सेस ऑफ द बिजनेस, दीज आर ओन एंड कंट्रोल बाय द बिजनेस। अरे खुद के रहेंगे तो भी तो एसेट कहेंगे ना, दूसरों की चीजों के लिए हम एसेट कह सकते हैं क्या, नहीं। दूसरे की चीज है भाई, वो दूसरे की है, हमारी नहीं हो सकती, हम उसको देख सकते हैं बट लेके नहीं जा सकते। आगे, दिस क्रिएटेड आउट ऑफ द पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट क्यों किया, क्यों तो कुछ पीछे आपने जरूर किया होगा, इसलिए तो आपकी एसेट बनी, लोन लिया होगा इसलिए एसेट बनी। यस और नो। दे विल प्रोवाइड द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू द बिजनेस। यस, बिल्डिंग हमें ऑफिस चलाने देगी, मशीनरी मेरा प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेगा, मेरे इक्विपमेंट मेरे मुझे हेल्प करेंगे टू रिकॉर्ड माई वीडियो, टू अपलोड माई वीडियो। यस और नो, दिस इट। तो ये था एसेट का मतलब। बट एसेट में भी दो पार्ट आते, एक नॉन करंट, दूसरा करंट। तो देखिए आगे, तो यहां पे देखिए नॉन करंट एसेट। अभी नॉन करंट एसेट होती क्या है कि जो हमेशा फिक्स नेचर में होती है। तो यहां पे देखिए, these are the fixed assets which are expected to use in a business for the purpose of the long period of the manufacturing and production and administration and providing the services। किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनरी चाहिए, प्रोडक्शन के लिए भी मशीनरी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कंप्यूटर चाहिए, फर्नीचर चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मेरे पास डिलीवरी वैन होनी चाहिए, मेरे पास इंटरनेट चार्जेस होने चाहिए। ये सारे क्या है, क्या है, सॉफ्टवेयर होने चाहिए। ये मेरी क्या है, एक्चुअली इंटरनेट चार्जेस तो मैंने बोल दिया, बट एक्चुअली इंटरनेट चार्जेस यहां पे नहीं आएगा, इंटरनेट चार्जेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, बट जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूं उसकी बात चल रही है, तो वो मेरी एसेट बनते। तो इसमें दोनों भी दिख रहा है मुझे, एक टैंजिबल भी दिख रहा है, दूसरा इनटैंजिबल भी दिख रहा है। तो देखो यहां पे, तो टैंजिबल एसेट मतलब जो मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं वैसे, और इंटेंजिबल मतलब मुझे कुछ नहीं, जैसे कि मेरा दिमाग, दिमाग में है वो मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज माई इंटेंजिबल एसेट। तो ये देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रिंटर्स, मोबाइल, ट्रक्स, दीज आर व्हाट, माय इट्स माय
टैंजिबल एसेट। और वैसे ही इंटेंजिबल, गुडविल, पेटेंट्स। गुडविल कभी ज़्यादातर आती नहीं है बिजनेस में। गुडविल हमेशा कैलकुलेट कब होता है, जब बिजनेस में बंद कर दूंगा तब। पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड डिजाइन, दीज आर व्हाट माय टैंजिबल इंटेंजिबल एसेट। आगे तो जैसे कि मेरा अभी ये नॉन करंट हो गया था, अभी करंट एसेट देखिए। वादे की करंट एसेट के लिए मैंने स्टोर का एक ये इमेज लिया है। क्यों लिया है मालूम है? क्योंकि करंट एसेट मतलब बार बार चेंज होता है। तो कौन सा चेंज होता है? अरे दीज आर द शॉर्ट टर्म एसेट दैट आर अवेलेबल फॉर सेल, मतलब मेरा स्टॉक। कन्वर्टेबल इनटू द कैश फॉर द पर्टिकुलर पीरियड इन ए फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग ईयर। स्टॉक होता है, देखिए कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, बिल रिसीवेबल, इन्वेंटरी, ये लगातार क्या होती रहती है, चेंज होता रहता है, इसलिए वो मेरी करंट एसेट होती है। हमेशा चेंज होती है। देखिए आपका बिजनेस रहेगा तो सुबह वाली कैश और शाम वाली कैश, सुबह वाला बैंक बैलेंस, शाम वाला बैंक बैलेंस, सुबह वाली बिल रिसीवेबल, शाम वाली बिल रिसीवेबल, सुबह वाली इन्वेंटरी, शाम वाली इन्वेंटरी, इसमें चेंजेस रहेगा। डेली चेंज होने वाले आइटम करंट एसेट आती है। तो जैसे कि एसेट है वैसे मेरे ऑब्लिगेशंस भी है। तो ये देखो, तो इसमें आती है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज इट मींस माय प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब आई एम लायबल टू समवन। जब मैं किसी को लायबल होता हूं तो मेरी वो लायबिलिटी होती है। तो उसमें क्या क्या आएगा? दीज आर क्रिएटेड आउट ऑफ द पास्ट इवेंट, मतलब एसेट लेना है तो मैंने लोन लिया, फर्नीचर लेना है तो लोन लिया, बिजनेस एक्सपांड करना है तो मैंने लोन लिया है। तो दीज आर व्हाट, माय लायबिलिटी। इन केस ऑफ कंपनी कहोगे, आपको पता होगा तो मैं डिबेंचर्स इशू करता हूं, बॉन्ड्स इशू करता हूं, दीज आर व्हाट माय बोरिंग्स, करेक्ट, दीज आर माय लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, दीज आर माय लायबिलिटीज। यस और नो? इसमें भी वैसे ही है। नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स, एंड करंट लायबिलिटीज मतलब शॉर्ट टर्म वाली। शॉर्ट टर्म में कौन कौन आएगा? क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दीज आर द व्हाट करंट लायबिलिटीज। बट नॉन करंट लायबिलिटीज में कौन कौन आएगा? तो नॉन करंट लायबिलिटीज में बहुत कुछ कुछ आते हैं, जैसे कि लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, करेक्ट, दीज आर माय लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो यहां तक तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जितनी भी थी उतनी हो चुकी। तो आगे देखिए, तो फाइनली टाइम आ गया थैंक यू बोलने के लिए। तो थैंक्स बच्चों, आपने अच्छी तरह से देख लिया है, अकाउंटिंग टर्म्स आपने देख लिए। इसके आगे वाली पार्ट्स विल डू द लेटर। अगले वीडियो तक हमारा वेट कीजिए और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।